बराबरी का स्टेटस मिला था, वो पुरुषों से आगे थी, वो डांसर भी थी, वो जो चाहे वो कर सकती थी, वो टीचर भी थी, उनको किसी भी प्रोफेशन में रोक नहीं थी। लेकिन जैसे ही कॉलोनियल पीरियड आया, उसके बाद वहां की संस्कृति का भारतीयों पर असर हुआ, भारतीयों ने भी उनकी संस्कृति अपनाई और तब से महिलाओं का स्टेटस समाज में नीचे जाने लगा। तो पहला तो मैं चाहूंगी कि आप मीनाक्षी लेखी के स्टेटमेंट पर कमेंट करिए कि क्या वाकई ऐसा है या ये स्टेटमेंट आधा सही है। उसके बाद उसके बाद मैं एक एक करके बता दो, नहीं तो वो कंफ्यूज कर जाएगा। अच्छा, पहली चीज, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग पे डाल, हाँ डालिए आप, और पहले सवाल बताइएगा उसका और फिर मैं उत्तर दे दूंगा उसका। अच्छा ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया, मैं शुरू करती हूँ। हाँ करिए। एक सेकेंड, एक मिनट दीजिए। हाँ। मीनाक्षी लेखी ने एक इवेंट में कहा कि भारत में सदियों से लड़कियां लड़कों से ऊपर रही हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पुरातन काल से ही लड़कियों और औरतों, मतलब लड़कियां और औरतें डांसर थी, सिंगर थी, टीचर, शासक और ऊंचे पदों पर रही हैं। महिलाओं को किसी भी फील्ड में काम करने पर रोका नहीं गया। लेकिन ये सब कॉलोनियल शासन काल के बाद बदल गया। उन्होंने भारतीयों को गुलाम बनाया, भारतीयों ने उनकी संस्कृति अपनाई और इसके बाद समाज में महिलाओं के स्टेटस उल्टा हो गया, जिस वजह से महिलाओं को भेदभावपूर्ण नजरिए से देखा जाने लगा। सर इस पर आप अपनी राय। पहली चीज तो यह है कि मीनाक्षी लेखी जी को भारतीय इतिहास और उसकी परंपरा का ज्ञान नहीं है। वैदिक पीरियड में जरूर वैदिक ऋचाओं की लेखिकाओं के रूप में महिलाओं के नाम की लिखी हुई ऋचाएं मिलती हैं, लेकिन बाद में जो महिलाएं हुई हैं उनका तो लिखा मिलता ही नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। कालिदास की रचनाएं मिल जाती हैं, लेकिन कालिदास की पत्नी की रचनाएं नहीं मिलती। जो कालिदास की पत्नी सबसे अच्छी विदुषी महिला थी, जिसने कालिदास को भी शिक्षित किया था। उसका कारण यह है, जिसे कि मीनाक्षी लेखी या उस तरह के लोग देखना नहीं चाहते, वो ये कि पितृसत्ता और पितृसत्ता की विचारधारा के आने के बाद पिछले करीब 3500 साल से भारत में बड़े पैमाने पर स्त्रियों को कोई भी अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र में या पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट करने का नहीं दिया गया। ये एकदम खुला सच है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो आपके यहाँ जो मनुस्मृति रही है और धर्मशास्त्र की और दूसरी जो किताबें रही हैं, उन सब में सार्वजनिक क्षेत्र में यानी सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों की हिस्सेदारी तकरीबन बाधित रही है। उसका एक क्लासिक उदाहरण बता रहा हूं आपको। सबरीवाला मंदिर में आज भी सभी उम्र की स्त्रियों का प्रवेश निषेध है। अनेक मंदिर ऐसे हैं जहां स्त्रियों का प्रवेश आज भी भारत में निषेध है। आज तो कॉलोनियल पीरियड नहीं है, इसलिए यह गलतफहमी है। कारण यह है कि वे मनुस्मृति और धर्मशास्त्र और खास तौर पर पितृसत्ता की विचारधारा की भूमिका जो पिछले 3500 साल से डोमिनेट करती रही है भारतीय समाज में, उसको वो देखती ही नहीं है। वो उसे बहस के लिए उपयुक्त विषय ही नहीं मानती। मसलन आचार्य बृहस्पति का लिखा मिल जाता है, लेकिन आचार्य बृहस्पति की जो पत्नियां थीं उनका तो लिखा हुआ कहीं नहीं मिलता। तो ये सवाल तो उठेगा ना कि वो स्त्रियां थीं, उनका लेखन कहां गायब हो गया। ये चीज ऐसी है, इससे पता चलता है कि स्त्रियां विदुषी थीं, वो स्ट्रगल कर रही थीं, लेकिन उनकी जगह घर में थी, कृषि में थी और घर के अंदर थी। मैं सर ये भी चाहूंगी कि आप जरा इस पर भी अपनी राय दीजिए कि क्या ब्रिटिश शासन काल के बाद महिलाओं की स्थिति और खराब हुई है? जी नहीं काल में कौन सी ऐसी पैट्रियार्कल चीजें थी? जी नहीं। पहली चीज तो जो हुई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रिटिश पीरियड में सबसे पहले स्त्री के प्रश्न सार्वजनिक प्रश्न बने। उसके पहले स्त्री के प्रश्न कभी सार्वजनिक प्रश्न नहीं बने भारतीय इतिहास में। यानी स्त्री को शिक्षा होनी चाहिए। मनुस्मृति स्त्री को शिक्षा से अस्वीकार करती है, नंबर 1। नंबर 2, ये विधवा विवाह, बाल विवाह, ये तमाम चीजें जो आई, इनके खिलाफ में जो तमाम आंदोलन हुए, और सबसे बड़ी चीज सती प्रथा के खिलाफ, ये 3 बड़े मेजर जो पॉलिटिकल इश्यूज थे। कभी सार्वजनिक तौर पर स्त्री के प्रश्नों पर कोई आंदोलन नहीं हुआ इतिहास में। किसी ऋषि मुनि ने आंदोलन नहीं किया।
न किसी हिंदू राजा ने आंदोलन किया। पहली बार राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से आंदोलन शुरू हुए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, नवजागरण के पहले तक हिंदू पुरुषों को अनंत शादियां करने का अधिकार था, और यह अधिकार मनुस्मृति के अनुसार वैध था। ईश्वरचंद विद्यासागर की रचनावली में बाकायदा कम से कम 150 लोगों के नाम हैं, उन लोगों के नाम जो कि ब्राह्मण थे और जिनके 70-70, 60-60 शादियां हुई थी। अब आप सोचिए 19वीं शताब्दी में जब यह हालत है हिंदू समाज की कि एक 80 साल का व्यक्ति, 70 साल का व्यक्ति 9 साल की, 8 साल की, 10 साल की लड़की से शादी कर रहा है, उस समाज में स्त्री की क्या दशा होगी? तो यह गलत है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही है कि पहली बार ऐसा हुआ अंग्रेजों के आने के बाद, सारे देश में एक भारतीय दंड संहिता नाम की चीज लागू की गई। फर्स्ट चीज, पहले कोई भारतीय दंड संहिता जैसी कोई चीज नहीं थी, बल्कि राजा की मनमानी पर कानून निर्भर था, राजा की मनमानी पर दंड निर्भर था। स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं था, किसी भी किस्म का अधिकार स्त्रियों के पास नहीं था। अगर कोई स्त्री अपने लिए लिख पढ़ लेती है तो लिख पढ़ लेती है, लेकिन उसका कतई अर्थ नहीं है कि उसके लिए समाज में सम्मान का दर्जा भी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मीराबाई, जो कि सबसे जनप्रिय कवित्री थी मध्यकाल की, उस मीराबाई को हिंदी में जो सबसे महत्वपूर्ण आलोचक है वो पगली या बावरी कह के रेखांकित करता है। आप इसी से एटीट्यूड का पता चल सकता है आपको। इसलिए ये कहना सही नहीं है, बल्कि ये कहना ज्यादा सही है कि आधुनिक काल आने के बाद ब्रिटिश पीरियड, ये संयोग की बात थी कि ब्रिटिश पीरियड के साथ में आधुनिक काल आया, लेकिन राजा राममोहन राय ने स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था अंग्रेजों की मदद आने के पहले की। अंग्रेज चाहते थे, लॉर्ड मैकाले चाहते थे कि संस्कृत और फारसी में शिक्षा हो। वे नहीं चाहते थे जनभाषा में शिक्षा हो। वे नहीं चाहते थे कि सबके लिए शिक्षा हो, स्त्री पुरुष सबके लिए समान शिक्षा हो। तो यह राजा राममोहन राय के प्रयत्नों का फल था कि आधुनिक काल में पहली बार स्त्री की शिक्षा का प्रश्न, स्त्री के उत्पीड़न का प्रश्न सामने आया, और यह बहुत बड़ा परिवर्तन था। पुरुष के प्रश्न नहीं उठे। आप ये ध्यान रखिएगा, पहली बार नवजागरण में जो प्रश्न आए वो 3 प्रश्न जो आए वे स्त्री के आए। इसलिए भारतीय नवजागरण की शुरुआत हुई स्त्री के प्रश्नों से। क्यों? क्योंकि स्त्री सबसे ज्यादा दबी कुचली थी और घर की चौहद्दी में कैद थी। उसकी जगह कहां थी? परिवार में थी, या वो मजदूरी करे, खेती करे। इसके अलावा उसके लिए कोई पब्लिक स्पेस नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 चीज, एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। ये बहुत कुछ कहा जाता है ना, बौद्धों ने बहुत कुछ अच्छा काम किया। अगर बौद्धों ने अच्छा काम किया था तो ये सैकड़ों हजारों बौद्ध दासियां कैसे हुई जो उनके खेतों में काम करती थी और उनके मठों में रहती थी, गुलाम की तरह जीवन जीती थी। जब दलाई लामा वहां से भागे चाइना से भारत, तो उनके यहां सैकड़ों दासियां मिली हैं उनके भवन में, जो कि 1000 कमरे से अधिक का बड़ा भवन था। ये मैं नमूने के तौर पर बता रहा हूं कि जिस बौद्ध धर्म की हम प्रशंसा करते हैं। दूसरी चीज, हमारे यहां जैसे नाथ और सिद्ध थे, नाथ और सिद्धों का संप्रदाय था, तो वो समाज बहिष्कृत था। नाथ सिद्धों की तरह योगनियां भी थीं जो नाथ सिद्धों के साथ थीं, वे भी समाज बहिष्कृत थीं। आपके समाज में उनके लिए कोई सम्मान का दर्जा नहीं था। आज की डेट में बता रहा हूं मैं आपको, मैं 30 साल मैंने लिटरेचर पढ़ाया है और 50 साल से मैं लिटरेचर का अध्ययन करता रहा हूं। योगनियों का लिखा हुआ नहीं मिलता, सिद्धनाथों का लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन योगनियों का लिखा हुआ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वे रचनाएं नष्ट कर दी गई। तो आपके स्त्री को बोलने का, लिखने का, स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार ही नहीं था। यह पहली बार हुआ, यह आधुनिक काल में राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से पहली बार हुआ कि स्त्री पढ़ने जाएगी स्कूल। गुरुकुल में स्त्रियों के दाखिले नहीं होते थे, यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दे लोग। तो ये कहना कि ब्रिटिश पीरियड में उत्पीड़न हुआ, हाँ उत्पीड़न हुआ दूसरे किस्म का। जो पूंजीवादी समाज में उत्पीड़न होता है वो उत्पीड़न था, उत्पीड़न गया नहीं। लेकिन एक बड़ी चीज हुई, स्त्री सार्वजनिक स्पेस में आई, स्त्री के प्रश्न सार्वजनिक बहस के केंद्र में आए और स्त्री की सुरक्षा के कानून बनाने का प्रश्न केंद्र में आया, और यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
अगर मान लो स्त्रियों के प्रति इतना ही सम्मान था तो यह प्रश्न तो किया जाना चाहिए, सती प्रथा क्यों जायज थी? और यह जायज सिर्फ 19वीं शताब्दी के पहले ही नहीं थी, बल्कि स्थिति यह थी देवराला कांड की जो घटना घटी राजस्थान में, उस देवराला कांड की घटना को डिफेंड करने में बीजेपी और जनता दल के लोग सबसे आगे थे। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, सती प्रथा के समर्थन में जो हिंदू पुनरुत्थानवादी थे, जिनसे कालांतर में आरएसएस जैसे संगठन निकले, इन लोगों ने राजा राममोहन राय के जमाने में सती प्रथा के समर्थन में हजारों लोगों के जुलूस निकाले। सती प्रथा का विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा शास्त्रों में लिखा हुआ है सती होना। इसलिए राजा राममोहन राय ने और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शास्त्रों के मतों के अनुसार ही बताया कि स्त्री का जलाया जाना या सती होना अपराध है, और यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए ये चीज दिमाग से निकाल दें कि मध्यकाल में तो बड़े सुख थे, प्राचीन काल में तो स्त्री के पास में परम सुख थे। अगर प्राचीन काल में और मध्यकाल में स्त्री के लिए परम सुख थे, तो फिर ये मनुस्मृति में स्त्री के खिलाफ में इतने प्रतिबंधों की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है सर, मुझे काम की बाइक मिल गई, मैं इसे लगाती हूँ। बस तो 8 बजे जाएगा, मैं आपको लिंक भेजती हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू। मुझे आप अपनी एक तस्वीर भेज दीजिएगा। अरे आप मेरी इंटरनेट से ले लीजिएगा, ऐसे मत करिए।